हेलो फ्रेंड्स, ये जो है परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 7 है ना। लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में मैंने बात की है किसकी भाई? द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या जिसे कि ए से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। अगर किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वही क्या होता है? उसका द्रव्यमान संख्या। ठीक है। हाँ, ध्यान दे, जैसे आपका अगर लिखा हो सोडियम 23, सुनिए ध्यान से आप लोग। अगर जैसे लिखा हो सोडियम 23 या लिखा हो 11 सोडियम, सही तरीका तो लिखने का ये है कि 11 सोडियम 23 लिखा हो, तो यहाँ जो 11 है ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है और 23 क्या है? सोडियम का द्रव्यमान संख्या, भार नहीं। हाँ, सोडियम का क्या है? द्रव्यमान संख्या। लिख सकते हैं कि 11 क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक है, यानी का परमाणु क्रमांक, और 23 क्या है? यानी का द्रव्यमान संख्या। अच्छा, द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस 23 का मतलब ये समझ सकते हैं आप कि सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर कितने हैं? 23। ध्यान दो आप, इस 23 का मतलब क्या है कि सोडियम के नाभिक में, या सोडियम वही कह रहे हैं, सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर 23 हैं। दोनों मिलाकर 23 है। जिसमें से कोई पूछे प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप? ऐसे देखो कि सोडियम में जो प्रोटॉनों की संख्या 11 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो आप बोल सकते हैं कि सोडियम में प्रोटॉन कितना है? 11। अब वही ध्यान दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर 23 है। अगर आपको न्यूट्रॉन पता करना हो तो यही लगा लो फार्मूला कि P प्लस N बराबर 23 दिया है। और अगर आपके P का मान 11 है तो N का मान क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? तो ऐसे आप निकाल लीजिए। द्रव्यमान संख्या पता हो तो उसमें से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न दिया हो जिसमें द्रव्यमान संख्या बोला हो और पूछा हो कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं, फिर पूछे कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको परमाणु क्रमांक मालूम हो गया, तत्व का नाम पूछ लिया, मान लीजिए तत्व का नाम नहीं दिया है, परमाणु क्रमांक आपने निकाल लिया किसी तरीके से, द्रव्यमान संख्या दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है, और आपसे पूछा है कि तत्व का परमाणु क्रमांक बताएं, या सीधा बोले तत्व का नाम बताइए, या तत्व का नाम। तो अगर आपको परमाणु क्रमांक मालूम हो गया तो क्या होगा? हाँ, तो आप आराम से तत्व का नाम बता सकते हैं। और यदि आपको परमाणु क्रमांक मालूम हो गया, द्रव्यमान संख्या मालूम हो गया, और आपसे बोले कि तत्व का प्रतीक लिखो, ये सुन ले आप लोग बात। जैसे मान लो कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक मालूम हो गया, आपको निकाल लिया आपने, आपको द्रव्यमान संख्या मालूम हो गया, अब बोले कि इसका प्रतीक लिख के दिखाओ, तो जो भी तत्व हो, अगर परमाणु क्रमांक मालूम है तो उस हिसाब से उसका नाम बोल सकते हैं। जैसे 11 मिल गया या 16 मिल गया तो 16 का मतलब सल्फर है, और द्रव्यमान संख्या कुछ देगा तो लिख देना कि द्रव्यमान संख्या जो भी दिया हो, ऐसा लिख लीजिएगा। ठीक है। कैसे लिखेंगे? आप तत्व को बीच में लिखेंगे, नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या। तत्व लिखेंगे बीच में, नीचे उसका परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या। समझ पा रहे हैं? तो ये सब बातें हैं। हाँ, कभी भी आप तत्व का नाम द्रव्यमान संख्या से मत बताया करें। कभी भी तत्व का नाम आप द्रव्यमान संख्या से मत बताया करें, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बदल सकती है। द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, ध्यान दिया, मैं ये बोल रहा हूँ द्रव्यमान संख्या बदल सकती है। द्रव्यमान संख्या का मतलब P प्लस N, P और N दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ अलग अलग मान मिल सकता है।
लेकिन आप ये जान लीजिए, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि द्रव्यमान संख्या ए जो है बदल सकता है, द्रव्यमान संख्या ए बदल सकता है, लेकिन पी का मान कभी नहीं बदलता। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान संख्या बदल सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कार्बन 12 हो जाए, कार्बन 13 हो जाए, कार्बन 14 हो जाए, तो द्रव्यमान संख्या बदल रही है कि नहीं। लेकिन जो कार्बन है ना, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 ही रहेगा। जहां भी कार्बन रहेगा हर स्थान पे उसका परमाणु क्रमांक क्या लिखेंगे, 6। कभी भी तत्व का नाम बताना हो तो आप हमेशा उसके द्रव्यमान संख्या के हिसाब से मत बताया करें, किसके हिसाब से बताया करें, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। अगर आपसे कहा जाए कि कोई तत्व है इसका द्रव्यमान संख्या 14 है, तो आप मत सोचिए कि कार्बन कार्बन है। हाँ, जब पूछ ले कि इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तब बोलिए कि कार्बन है। अगर वही बोल दे इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इन सब बातों में उलझे नहीं आप। मैं इस पॉइंट पे था कि द्रव्यमान संख्या बदल सकती है। आप जान चुके हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, और अभी आपको पढ़ाया जाएगा समस्थानिक के बारे में, संभारिक के बारे में, तो वहां आपको बताया जाएगा कि द्रव्यमान संख्या बदल सकती है। लेकिन आपसे कहा जाए कि द्रव्यमान संख्या बदल रही है, तो क्यों बदल रही है। द्रव्यमान संख्या देखो डिपेंड करती है इन दोनों पर। यदि इन दोनों में बदलाव हो तभी द्रव्यमान संख्या बदलेगी। भाई इन्हीं दोनों पर डिपेंड कर रही है। द्रव्यमान संख्या बदलने का मतलब है इनमें से बदल रहा है कोई, इनमें से कोई क्या है, बदल रहा है, जिसमें से ये तो कभी नहीं बदलने वाला। फिर द्रव्यमान संख्या बदलती है किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन की वजह से। किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन, देखो परिवर्तन मैंने कहा हो सकता है, और द्रव्यमान संख्या किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। आप ये जान चुके हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या उसमें प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। फिर द्रव्यमान संख्या बदल किसकी वजह से रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी या कमी तो होता नहीं, बढ़ोतरी ही होता है, की वजह से ही बदलता है। समझ पा रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुझे समझानी थी। इसके बाद आपको एक प्रश्न दिया गया है, 35 ब्रोमीन 80 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, हाँ तो ध्यान दें आप देख लो दिया क्या गया है। आपको दिया है ए का मान 80 दिया है, पी या जेड कह दो, जेड या पी का मान क्या दिया है, 35, यही दिया गया है ना। जेड बराबर पी बराबर 35, आपको निकालना है ई, यही निकालना है ना। कह सकते हैं उदासीन है कि नहीं, ये कोई आवेश है नहीं, तो क्या होता है, उदासीन स्पीसीज के लिए फार्मूला होता है, उदासीन स्पीसीज के लिए जेड बराबर पी बराबर ई। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, तो इस प्रकार पी बराबर 35 होगा। समझ पा रहे हैं आप, ये तरीका समझो कि क्या क्या दिया है। और चूंकि ये उदासीन है, तो उदासीन के लिए लिखा है फार्मूला आपने कि जेड बराबर पी बराबर ई। तो अगर जेड का मान जो होगा वही पी का मान, जो पी का मान वही ई का मान। तो जब जेड और पी का मान 35 दिया है, तो ई का मान भी क्या आ जाएगा, 35। अच्छा इसको देखो ध्यान से, ये बढ़िया है। पूछ रहा है कि कोई स्पीसीज है, ध्यान से देखो, कोई स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या दी गई। इलेक्ट्रॉन कितना है, 18, प्रोटॉन कितना है, 16, और न्यूट्रॉन भी कितना है, 16 है। देखो ध्यान से, अच्छा न्यूट्रॉन गड़बड़ाइए। अच्छा आपको ये पूछा था, मैं ध्यान नहीं दिया। इस प्रश्न में पूछा क्या है, आपने प्रोटॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मान लो न्यूट्रॉन निकालना हो तो होता है ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस
n। ए का मान 80 दिया है और पी का मान दिया है क्या 35। n का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 45। अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, इसको देखो ध्यान से देखो कि कोई स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है। तो कोई स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से दी गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, प्रोटॉन की संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। लिखना है इसका प्रतीक, प्रतीक का मतलब ZXA लिखना है। क्या लिखना है? इस टाइप का प्रतीक लिखा जाता है। ये जानते कब लिखा जाता है? अगर परमाणु उदासीन हो, उसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उदासीन के। और अगर वही आवेशित हो जाए ना तो ऐसे लिखा जाता है ZXA, और यहाँ लिखते हैं आवेशों की संख्या। क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं आवेश। तो आप मॉडर्न में इसी का यूज करें। अगर आप बताओ अच्छे इस प्रकार का फॉर्म यूज कर रहे हो तो आवेश कहाँ लिखो? जैसे मान लो इस प्रकार का, आप इस तरीके से भी तत्वों को दिखाया जा सकता है, लेकिन ये पुराना तरीका है। अगर आवेश आया तो लिखेंगे कैसे? फिर मुश्किल होगा, नहीं इधर नहीं लिख सकते, फिर मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप मॉडर्न को, इस वाले को यूज करो ताकि आवेश वगैरह यहाँ आवेश लिख दिया जाए। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो आप इसी को यूज करो। अगर वो आवेशित हुआ तो आवेश यहाँ लिख दिया जाएगा। अब प्रतीक देखो ध्यान से। अब देखो प्रतीक के लिए क्या होता है? Z की जरूरत होती है, X की जरूरत होती है और A की जरूरत है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, देखो Z तो मालूम है, यही तो है Z, प्रोटॉन ही तो Z है, परमाणु क्रमांक। और आप A निकालिए, A का फार्मूला है P + N। P का मान 16 दिया है, N का मान 16 है, A का मान हो जाएगा 32। और चूंकि परमाणु क्रमांक 16 है, तत्व कौन होगा? सल्फर। ध्यान दें, आप लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु क्रमांक 16 है, अतः तत्व क्या होगा? या स्पीसीज लिखो, स्पीसीज सल्फर होगा। लेकिन आप देखो ध्यान से ना कि यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 2 अधिक है। अधिक होने का मतलब जानते हैं? उस पे माइनस होगा। क्या होगा? हाँ, कम होगी तो प्लस लिखेंगे और अधिक होगी तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। अगर इसने 16 किया होता, ध्यान दो, अगर इसने 16 किया होता तो आप नॉर्मली प्रतीक लिखते, ये 16, ये यस, ये 32, यहाँ कोई आवेश नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर ही है, तो आवेश कुछ आएगा नहीं। लेकिन आप यहाँ देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, देखो यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है नहीं, इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा, इसका मतलब 2 माइनस आएगा। तो जो सही प्रतीक होगा ऐसे लिखेंगे आप। प्रतीक क्या लिखेंगे? हाँ, 16 सल्फर, इधर 32 लिखे, इधर 2 ठो या -2 कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? ऐसे यूज कर लिया करें। फटाफट लिखो। ये देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, पहले इस प्रश्न को देखें। आप दिया है समान परमाणु भार वाले या द्रव्यमान को, समान द्रव्यमान संख्या वाले 2 तत्व X और Y है। तो आप लिख सकते हैं कि X और Y है। हल कैसे करेंगे आप? X और Y हैं जिनका A क्या है? समान है। अगर आपको X का A मिल गया तो वही Y का A भी होगा, द्रव्यमान समान है। और पूछा है इनका परमाणु क्रमांक, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक, इसका जो है ना, इसका Z कितना दिया है? 20 है। और Y का Z क्या दिया है? 22। और बोला है कि जो X है इसमें N कितना है? 26 है। पूछ रहा है कि Y में N पता करें। प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न के हिसाब से लगाएं।
यक्स और वाई दोनों का ए समान है। अगर आपको यक्स का ए मालूम हो गया तो वाई का ए निकाल सकते हैं। और पूछा है कि यक्स और वाई दोनों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, एक का 20 है, एक का 22 है। इसका भी लिख लो परमाणु क्रमांक जेड। अब पूछा है कि यक्स के नाभिक में न्यूट्रॉन 26 है, तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो देखो यहाँ देखो क्या पता है, यहाँ कम से कम आपको पी लिख लो ना, पी मालूम है और एन मालूम है। यहाँ क्या देखो, यहाँ ध्यान से, यहाँ आपको एन निकालना है, पी मालूम है, लेकिन देखो तो अगर आपको देखो ए बराबर पी प्लस एन होता है, अगर एन निकालना हो तो कम से कम ए का मान तो मालूम होना चाहिए। तो जानते हैं क्या करेंगे, आप ना इसका ए निकाल लें, ए बराबर पी प्लस एन होता है, इसका ए मिलेगा, जो इसका ए रहेगा वही अगले का ए हो जाएगा। अगले का ए मालूम हो गया और अगले का पी मालूम हो गया, या निकाल सकते हैं। समझो ध्यान से कि देखो इसका आप ए निकाल लीजिए, जो इसका ए होगा वही अगले का ए होगा। ए मिल गया मतलब अगले का ए मिल गया, और अगले का पी भी मालूम, या निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से फार्मूला देखो क्या होगा, देखो लिख लीजिए आप, यक्स के लिए क्या होगा ए बराबर पी प्लस एन। पी का मान क्या दिया है, हाँ पी का मान दिया है 20 और एन का मान 26, ए का मान हो जाएगा 46। ध्यान से अब देखो आप वाई के लिए क्या निकालेंगे, वाई के लिए तो यहां लिख लिए ए का मान क्या है 46 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है, हाँ एक्स ऐसा लिखो, वाई के लिख लो सीधा 46। ठीक है, ए का मान क्या होगा 46। अब अच्छा देखो तो आपको निकालना है एन, फार्मूला क्या होगा, एन बराबर ए माइनस पी लिख लो। एन का मान क्या है 46 है, और पी का मान क्या दिया है 22, क्या मिल जाएगा। समझ पा रहे कैसे लगा, बहुत ध्यान से। अच्छा एक और देख लो इसका, तो समझ लिया ना कैसे हुआ। इसका देखें हम, कोई धातु है जिसका ऋणायन x माइनस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है 18, तो आप लिख सकते हैं क्या, x माइनस में इलेक्ट्रॉन दिया है 18। इसके बाद क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या a दिया है, x माइनस का a कितना दिया है 35। आपको पूछ रहा है n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। अच्छा देखो क्या होता है पता है, आप ये समझो, देखो अगर x माइनस में ध्यान दो, x माइनस है 18 इलेक्ट्रॉन, x माइनस क्या है 18 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का मतलब एक, समझे आप लोग, माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। ठीक है, क्या लिया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, तो माइनस, ध्यान दिया आप ऐसा समझो ना, सीधा तो बता सकते हैं कि जो x होगा उसमें 17 प्रोटॉन होगा। क्यों, ध्यान दो, जो यहाँ x होगा ना, x माइनस में, अच्छा ध्यान दो, कोई पूछिए x माइनस में प्रोटॉन कितना होगा, x माइनस में प्रोटॉन, तो आप निकाल सकते हो। मैंने x माइनस में प्रोटॉन कितना होगा पता है, लिख सकते हैं आप, फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था यार, a बराबर नहीं p बराबर e माइनस 1। e का मान कितना दिया 18, कितना आ जाएगा, ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत। मैंने एक निकाला था, फार्मूला बताया था आपको कि x माइनस में अगर आपको प्रोटॉन निकालना, माइनस के लिए अगर माइनस हो, प्रोटॉन अगर निकालना हो, लगा दो फार्मूला, p बराबर e माइनस 1। e का मान 18 है तो 1 का मान निकालिए, प्रोटॉन कितना आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17। अभी आपको निकालना है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तो फार्मूला क्या है, लिख लीजिए आप, a बराबर p प्लस एन। a का मान 35 है, p का 17 है, एन कितना हो जाएगा 35 माइनस 17, एन बराबर क्या हो जाएगा 18। लिख लो फटाफट।
ध्यान दीजिए आप, ये देखो ये हो गए ना आपके एनसीईआरटी के प्रश्न थे। ये ध्यान दीजिए आप लोग, अब आपको पढ़ाया जाएगा समस्थानिकों और समभारिकों के बारे में। समस्थानिकों और समभारिकों के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। हेडिंग क्या करेंगे आप? समस्थानिक, समस्थानिक एवं समभारिक, समस्थानिक एवं समभारिक, जिसमें पहला हेडिंग करेंगे आप समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स, अच्छा समस्थानिक की परिभाषा क्या है कि वे तत्व, लिखिए से लिखिए तो बता दो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, हाँ हाँ, और क्या लिखेंगे आप? जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। यहां ध्यान दें, यहां जो स्थान शब्द लिखा ना, स्थान, स्थान शब्द का मतलब है परमाणु क्रमांक, जानते नहीं कि समस्थानिक का मतलब समान परमाणु क्रमांक। समस्थानिक या समस्थान कह सकते हैं। समस्थान का मतलब होगा समान परमाणु क्रमांक। समान परमाणु क्रमांक, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इनके एग्जाम्पल्स हैं, देखो जैसे 1H1, 1H2, 1H3। एक आपका है जैसे हीलियम है, हीलियम इसका 2He3 होता है, 2He4 होता है। एक होता है आपका इसके समस्थानिक लिखते हैं, फेमस वाला लिखो, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। चाहे तो मॉडर्न में द्रव्यमान इधर ही लिखो, क्या दिक्कत है? आधुनिक में यही लिखा करें आप, थोड़ा लिख दिया तो क्या करें, हो गया है, इधर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या है आपका 7 नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 13 लिखो, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। इसके बाद आपका एक है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। एक आपका है सोडियम 23, एक है सोडियम 24। 7 हुआ ना, एक आप लिख लें 6 हुआ, 7। 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। इतने हैं, जानते रहिए, और भी हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही।
ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ एक नोट पॉइंट है, इसको नीचे लिख रहा हूँ। 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। एक यहाँ नोट पॉइंट है, ज्ञात ज्ञात सभी तत्वों के समस्थानिकों में, ज्ञात सभी तत्वों के समस्थानिकों में केवल हाइड्रोजन के समस्थानिक का या समस्थानिकों का नामकरण किया गया है। अभी तक ध्यान दें, सुनो ध्यान से। जैसे समस्थानिक क्या है, सुन ध्यान से, समस्थानिक क्या है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें आप कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिकों के विषय में आपको एक कह सकते हैं एक चीज़ सीखने को मिला है, आपको सीखने को मिला है कि जो समस्थानिक होते हैं ना, वो एक ही तत्व से उत्पन्न होते हैं। समस्थानिकों में तत्व एक ही प्रकार का होता है, बस ये है कि उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता है। समस्थानिकों में तत्व एक ही प्रकार का होता है, बस उनका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। आप इसे बोलेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हीलियम के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, नाइट्रोजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक, सोडियम के समस्थानिक, ये क्लोरीन के समस्थानिक। अभी तक जितने भी तत्वों के समस्थानिक ज्ञात हैं, उन सभी में केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों का ही नाम लिखा गया है। 1H1, 1H2, 1H3 का ही नाम लिखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो आपका 1H1 है, इसको नाम दिया गया है प्रोटियम। क्या नाम दिया गया है? प्रोटियम। 1H2 को दिया गया है नाम ड्यूटीरियम। क्या नाम दिया गया है? ड्यूटीरियम नाम दिया गया है। और आपका एक 1H3 है, इसका नाम दिया गया ट्राइटियम। क्या नाम दिया गया है? अभी तक जितने भी तत्वों के समस्थानिक ज्ञात हैं, उनमें केवल H के समस्थानिक का ही नाम दिया गया है, जिसमें 1H1 वाले को प्रोटियम नाम दिया जाता है, 1H2 वाले को ड्यूटीरियम नाम दिया जाता है, और 1H3 वाले को क्या नाम दिया जाता है? ट्राइटियम। अच्छा सुन लो, आप सुन लो। जानते हैं प्रोटियम कहने की वजह से इसको 1P1 से दिखाते हैं। प्रोटियम कहने की वजह से इसको 1P1 से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं 1D2। मतलब परमाणु क्रमांक 1 है, बस ड्यूटीरियम कहने की वजह से यहाँ D लिख दिया गया है। इसको प्रोटियम कहने की वजह से P लिख दिया गया है। इसको ट्राइटियम कहने की वजह से इसको लिखते हैं 1T3। क्या लिखा जाता है? 1T3। तो थोड़ा आप जानते रहिए कि जो है, तो प्रोटियम को सामान्य केस में प्रोटियम को कह सकते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि ध्यान दे, सामान्य केस में आप इसी की बात करते हो कि नहीं? सामान्य केस में आप 1H1 की ही बात करते हैं, तो 1H1 जो कि वही प्रोटियम। तो सामान्य केस में प्रोटियम ना लिख के जो है नाम ऐसे इसको हाइड्रोजन को ही प्रोटियम कह दिया जाता है, लेकिन ये आपका हाइड्रोजन नहीं, इसका नाम है भारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भारी होने की वजह से इसका नाम क्या होता है? ड्यूटीरियम का नाम है भारी हाइड्रोजन, इसको नाम दिया गया है। वो दोनों भारी हाइड्रोजन है, लेकिन ज़्यादा यूज में आपका यही आता है, भारी। समझ पा रहे हैं आप?
और आपसे कोई कह दे, ध्यान दो, आपसे कोई कह दे कि 1H1 में कितने न्यूट्रॉन है, 1H1 में कितने न्यूट्रॉन है, 1H2 में कितने न्यूट्रॉन है, 1H3 में कितने न्यूट्रॉन है, बताइए। देखो ये क्या है, ये P+N है कि नहीं, सुनो ध्यान से, ये जो 1 लिखा है ये P+N है, और आपको पता है कि P तो यहाँ 1 है, तो अगर N कुछ रहा होता, 1 या 2 रहा होता, इसका मान बढ़ता कि नहीं। सुनो ध्यान से यार, ये जो यहाँ 1 लिखा गया है, 1 क्या है, ये P+N दोनों है कि नहीं, दोनों को मिला के 1 लिखा गया है। तो इनमें से क्या है, तुमको पता है कि प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 होना चाहिए कि नहीं, तभी तो 1 आएगा, नहीं तो अगर वो 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो यही एक नोट पॉइंट है कि अभी तक के जितने भी तत्व ज्ञात हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो भी हैं, सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन है। जैसे इसमें देखो, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, क्यों, क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन तो 2 है, कि फिर ये 3 कैसे आया। आप यहाँ कैसे जान रहे हैं कि प्रोटॉन 2 है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से कि प्रोटॉन यहाँ 2 है, 1 न्यूट्रॉन रहा होगा तभी 3 हुआ। यहाँ भी प्रोटॉन 2 है तो 2 न्यूट्रॉन रहा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ देखो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 रहा होगा तब 12 आया, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7 रहा होगा, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 8 रहा होगा। समझ पा रहे हैं। तो द्रव्यमान संख्या बदलने पर प्रोटॉन तो 6 ही है ना, तीनों में बदल कौन रहा है, न्यूट्रॉन। तो मैं आपको ये बता भी चुका हूँ कि जो है समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन की वजह से। अभी मैं इस पॉइंट को लिखवा दूंगा ताकि आप जानते रहिए। लेकिन एक पॉइंट और याद रखने वाली बात है कि जो है 1H1 मतलब अभी तक जितने भी तत्वों के समस्थानिक ज्ञात हैं, या जितने भी तत्व ज्ञात हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, समस्थानिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समस्थानिक की बात नहीं कर रहा। मान लो मैं बात कर रहा हूँ ये हाइड्रोजन है कि नहीं, अभी तक हाइड्रोजन, हीलियम सबको देख लें आप, तो सब में कुछ न कुछ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन उपस्थित है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। समझ पा रहे हो कि नहीं यार। हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0, जिसमें 0 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं। अच्छा आपको मान लो ऑप्शन दिया जाए, एक और नोट पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा कि जैसे ना अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो उसमें रेडियो एक्टिवता गुना जाता है, वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई तत्व अगर है, जैसे मान लो कोई तत्व है उसके समस्थानिक ज्ञात है, समस्थानिक ज्ञात होने का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन तो फिक्स है, बढ़ क्या रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप ये रट लीजिए कि अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है ना, तो वो तत्व कैसा हो जाता है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब उससे अल्फा बीटा गामा किरणें जो है निकलती हैं। आपको मान लो ऑप्शन दिया जाए इन तीनों का, पूछा जाए कि इनमें कौन सा तत्व अधिक रेडियो एक्टिव है, तो किसको मानेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाए कि 1H1, 1H2 और 1H3 में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही पूछा जाता है प्रश्न, समझ तो पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे आपसे पूछा जाए कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में कौन सा तत्व जो है रेडियो एक्टिव है, तो आप किसे मानेंगे, कार्बन 14। ठीक है, तो आप लिखिए इसको फटाफट। एक और नोट लिखवा रहा हूं, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें 0 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। शून्य न्यूट्रॉन उपस्थित है या उपस्थित होते हैं।
ये जानकारी वाली बात है, नोट से लिख लो जैसे ही। यहाँ तो देखो आ रहा है कि नहीं, यहाँ आएगा ये, बल्कि नोट वाली पॉइंट है। किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने पर वह तत्व रेडियो एक्टिव हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप कि रेडियो एक्टिव हो जाएगा वो। एक और पॉइंट सुन लें, अगर अच्छा मैं लिखा दूं, ऐसे में लिखा देना समस्थानिकों की विशेषताएं, कुछ 2-4 बातें लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। समस्थानिकों की विशेषताएं, समस्थानिकों की विशेषताएं। तो जानते हैं क्या लिखते हैं? पहला है कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान, किंतु द्रव्यमान संख्या, मैं द्रव्यमान संख्या में लिखे आप, परमाणु क्रमांक समान, लिख रहा हूं, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला लिखिए कि समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन, ये द्रव्यमान संख्या समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण होती है। अगला क्या है? समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक समान होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी समस्थानिक होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक के हिसाब से किया जाता है, न कि द्रव्यमान संख्या के हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक समान होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है।
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। इतना बहुत है, अब क्या लिखेंगे? तो ध्यान दें, ये तो लिख लिया आप लोगों ने। समस्थानिकों की विशेषताएं हैं, ये समस्थानिक का उपयोग है। एक बार सुन लो ध्यान से, ये समस्थानिक का उपयोग। देखो कोबाल्ट का समस्थानिक है कोबाल्ट 60, एक होता है कोबाल्ट 58, लेकिन कोबाल्ट का समस्थानिक जो कोबाल्ट 60 है उसका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर रोग को दूर करने में। अगला क्या है? आयोडीन 131। आयोडीन आपने 127 पढ़ा होगा, तो आयोडीन का जो आप पढ़ते हैं वो सामान्य केस में 127 होता है, लेकिन जो आयोडीन 131 है उसका उपयोग कहाँ होता है? घेघा रोग, जानते हैं ना घेघा रोग? हाँ, ऐसे भूल जाता है, हाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गोइटर, हाँ, के उपचार में किया जाता है। अगला है फास्फोरस 32 का उपयोग जो है हड्डियों के कैंसर में किया जाता है। इसके बाद अगला क्या है? कार्बन 14, कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14 है, इसका उपयोग कहाँ होता है? पुरातत्वों की आयु के निर्धारण में। पुरातत्वों की आयु का निर्धारण का मतलब जानते हैं? जो बहुत समय पहले जो जीव मर गए हैं, बहुत समय प्राचीन समय पहले जो है जो जीव मर गए हैं उनका आयु पता करने में कि कितने साल पहले मरा है। कार्बन 14 का उपयोग, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। क्या बोलते हैं? देखो विधि होता है, उसका नाम है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि में जानते हैं क्या होता है? इसमें जो है पुरातत्वों की आयु का निर्धारण किया जाता है। पुरातत्वों, तो आप चाहें तो ऐसा लिख लेना कि कार्बन 14 का उपयोग होता है कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग कहाँ होता है? कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि का मतलब यही है ना, इस विधि से क्या किया जाता है? पुरातत्वों, प्राचीन वस्तुओं जो कि मर गए हैं, प्राचीन सजीव कह सकते हैं, ठीक है, पुरातत्वों की आयु के इसमें लिख लो, इसमें पुरातत्वों की आयु का निर्धारण होता है। निर्धारण होता है। इसके बाद एक पॉइंट ये है कि कार्बन 12 का उपयोग कहाँ होता है? हाँ, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग होता है? आपने पढ़ा है ये सब। और एक होता है सोडियम 24 का उपयोग होता है रक्त स्पंदन की दर को मापने में। ठीक है, सोडियम 24 है, छोड़िए इतना बहुत है, तो आज आप इतना ही पढ़ें। उसके बाद जो है बातें होंगी अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 8 में, जहां बात की जाएगी समभारिकों के बारे में। और समभारिक पढ़ाने के बाद उनकी विशेषताएं वगैरह पढ़ाऊंगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब बोर ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले किन किन घटनाओं को शामिल किया, किन किन घटनाओं का एक्सप्लेनेशन किया अपने मॉडल में। पहले किया है मतलब उसी को अपने मॉडल में शामिल किया है और उसी के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को प्रस्तुत करने से पहले किन किन घटनाओं के बारे में वर्णन किया है वो सब जानेंगे, या किन किन घटनाओं को शामिल किया है। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे। इसके बाद आपको जो है अगली वीडियो में ही मिला जाएगा।